वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची और ब्रेक पे जाने से पहले जी हमारी गुफ्तगू जारी थी मिशन के हवाले से। तो गवर्नमेंट्स की हमेशा प्रायोरिटी होती है, होनी चाहिए, होती तो हमें माजी में कोई इसकी ऐसी मिसाल नहीं मिलती, लेकिन इस वक्त ये मौजू जो है वो पूरी दुनिया में ज़ेर बहस है कि कैसे मीशत को बेहतर बनाया जाए, कैसे इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट की जाए, कैसे अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए। वो तमाम मामला हैं। बहरहाल कोरोना वायरस की वजह से जो कुछ हुआ है नुकसानात, उसका असर नज़र आ रहा है पूरी दुनिया की मीशत पर, लेकिन हमारा जो मामलात हैं, मौशी मामलात ख़ास तौर पर पूरी दुनिया से कदरे मुख्तलिफ हैं। इसी मुनासबत से आज गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम का ये दूसरा सेगमेंट है और इस दूसरे सेगमेंट में बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। सबसे पहले मौजूद मेहमान मियाँ जाहिद हुसैन साहब, प्रेसिडेंट पाकिस्तान बिजनेस एंड इंटेलेक्चुअल फोरम के हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद हैं और उनको हम इस ट्रांसमिशन में खुशामदीद करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच मियाँ साहब बीइंग विद अस ऑन द शो। इसके अलावा मियाँ साहब का क्योंकि पोर्टफोलियो बड़ा तवील है, बड़ी पुरानी हमारी एसोसिएशन है और बिज़नेस के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से ख़ास तौर पे बहुत खुलकर बात करते हैं, बड़ी सच्ची बात करते हैं। तो आज उनसे जो है वो मौका मिलेगा इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने का। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं जनाब हमारे अपने मोहम्मद फ़ारूक अफजल साहब, और बड़ी खुलकर तज्ज़िया तबसरा कर रहे हैं। पिछले कई प्रोग्राम्स में बहुत सारे सवालात फ़ारूक भाई के लिए आए हैं, आज उनके सामने मैं रखूँगा, उनसे पूछूंगा। देखने वाले जी बड़ा पसंद करते हैं, बड़ी खुलकर बात करते हैं, बड़ी खुलकर तनकीद भी करते हैं और मसाइल का हल भी बताते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मेरे साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ। जब से हुकूमत आई है मौशी चैलेंजेस पहले से बहुत ज़्यादा हो गए। अभी कुछ देर पहले मौजू ये था कि जनाब एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाया जाए, इकनॉमिक पॉलिसीज़ कैसे डिफ़ाइन की जाए, क्योंकि हुकूमत की तरजीहात में ये चीज़ शामिल होनी चाहिए। आज मॉडर्न वर्ल्ड में पूरी दुनिया की कोशिश ये है कि किसी तरह अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। ये जो इकनॉमिक चैलेंजेस इस वक्त दरपेश हैं, इससे बाहर निकला जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसके लिए संजीदगी का मुजाहरा करना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं, आप क्या राय आपकी है कि जो कुछ हो रहा है अभी तक, जो कुछ सूरत हाल है उसमें नज़र ये आ रहा है कि ये जो डेट रीपेमेंट्स हैं, इसके मामलात हैं, इसको बैलेंस करना हुकूमत के लिए एक चैलेंज रहा है। उसके अलावा जो दूसरे सेगमेंट है उस पर कोई एफर्ट नज़र नहीं आ रही। आप किस हद तक मुतमईन नहीं, फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे आज यहाँ पे मदऊ किया और मौका दिया अपने ख्यालात के हवाले से। बात यह है कि जो अभी आपने बात की कि जी जो मुआशी चैलेंजेस हैं, जब ये गवर्नमेंट आई थी आज से 2.5 साल पहले, तो उस वक्त जो मुआशी चैलेंजेस हैं या थे वो हम सबके सामने हैं और बड़े सीवियर किस्म के चैलेंजेस थे और हमें दोस्त मुल्कों में जाना पड़ा, वहाँ से जाके कोई ना कोई हेल्प हमें लेनी पड़ी। कुछ ऑयल हमें उधार के ऊपर सऊदी अरब और यूएई से लेना पड़ा, चाइना से पैसे लेने पड़े और कोशिश यही थी कि आईएमएफ में ना जाना पड़े, लेकिन अल्टीमेटली हमें फिर आईएमएफ के पास जाना पड़ा और उनसे पैकेज लेना पड़ा। तो उस वक्त तखमीना ये था कि तकरीबन जो इकोनॉमिक पाकिस्तान का मेल्ट डाउन है वो बड़ी तेज़ी से आगे आ रहा है और उसमें तकरीबन 40 लाख के करीब लोग बेरोज़गार होने का उस वक्त एस्टीमेट था। और उस वक्त जो हमारा जीडीपी था जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने छोड़ा था वो था 5.8 और इस गवर्नमेंट का फिर वो पहले उसका फोरकास्ट आई कि जी 1% होगा, फिर साथ ही कोविड अटैच हो गया तो पता चला जी अब माइनस पे चला गया हमारा जीडीपी, और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक भी सब यही कह रहे थे। फिर कोविड के 3-4 महीने जो गुजरे वो काफ़ी ज़ाहिर है कि सारे लॉकडाउन से हालात बड़े ख़राब थे और उस वक्त ख्याल ये था कि वो 1-1.25 करोड़ के करीब लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त स्टेट बैंक ने बड़ी प्रोएक्टिवली किरदार अदा किया, प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया और इनकी जो पॉलिसीज़ थी और उसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने कुछ स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर के लिए, कुछ डेफर्ड पेमेंट के लिए कुछ लोन्स को डेफर किया गया और कुछ उसमें ये हुआ कि जो ऑयल की प्राइसेस थी वो तकरीबन ज़ीरो पे आ गई और उसकी वजह से जो हमारा 19 अरब डॉलर का जो सर्कुलर 19 अरब डॉलर का जो हमारा ट्रेड डेफिसिट था वो प्लस में आ गया। फिर फॉरेन रेमिटेंसेस जो हमारी तकरीबन 20 अरब डॉलर की विसिनिटी में चल रही थी वो 24 पे चली गई। तो ये सारा होने से हमारा जो करंट अकाउंट था वो माइनस से प्लस में आ गया। तो ये कोविड की अच्छा बुनियादी वजह क्या थी कि कोविड में जो दुनिया में जो हालात थे वो बहुत ज़्यादा तबाहकुन थे, पाकिस्तान में उतनी तबाही नहीं आई उसकी वजह से। तो जो स्पिल्ड ओवर ऑर्डर्स थे या दूसरे मुल्कों से, जैसे हमारा चाइना कॉम्पिटिटर है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इंडिया है, तो वहाँ तबाही ज़्यादा थी तो वहाँ से ऑर्डर हमारे पास आना शुरू हुए। अच्छा, हमारे यहाँ उस वक्त जो रवायती सुस्ती है, काहली है ब्यूरोक्रेसी की, वो कुछ दिन रही, लेकिन फिर गवर्नमेंट अचानक संभली, पता नहीं कैसे संभली, क्या हुआ जो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है।
ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम हुआ। उन्होंने हमारी तजावीज़ जो पिछले 8-10 साल से सद खाने में पड़ी हुई थी, जिसमें हम कहते थे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करें, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कंट्रोल करें। तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से उन्होंने एक्सपोर्टर्स के लिए ख़ास तौर पे बिजली और गैस की कीमतें जो है वो कम कर दी, जिससे हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस किसी हद तक उस सतह पे करीब करीब आ गई जो हम चाह रहे थे। तो वो एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था। दूसरी बात यह कि स्टेट बैंक फिर प्रोएक्टिवली सामने आया, प्राइम मिनिस्टर सामने आए, तो उससे क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी बेहतर अंदाज में इन्होंने मैनेज कर ली, और उसकी वजह से अब हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं आज 8% ग्रो हो चुकी हैं, और हमारा जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो भी ठीक है, हमारे स्टेबल हो गए। फिर हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो भी कंट्रोल हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक अच्छी मैनेजमेंट इंडिकेशन करती हैं। अब इसके साथ साथ थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जो बताने ज़रूरी हैं। जो मिस गवर्नेंस कह लें, मिस मैनेजमेंट कह लें, वो क्या है? अब देखिए, एक तरफ आप प्राइम मिनिस्टर हर वक्त लेके बैठे हुए हैं कि जी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमको 25 दर्जे बेहतर हो गए हैं, अभी कल ही रिपोर्ट आई है, ये सारी चीज़ें की। लेकिन साथ ही साथ अब आप देखिए गैस की कीमतें तो आपने कंट्रोल की, एक्सपोर्टर्स के लिए गैस नापेद हो गई, ऐसा ही। अब गैस है नहीं, इंडस्ट्री पिछले 22 दिन से परेशान है, ऐसे ही। तो ये चीज़ जो है गैस इंपोर्ट करनी चाहिए थी, उस वक्त प्राइसेस भी अच्छी थी, बहुत सस्ती थी गैस, वो इन्होंने बर वक्त इंपोर्ट अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, वो अपॉर्चुनिटी मिस की, और अब पिछले 20-22 दिनों से इंडस्ट्री हमारी बंद है। ये इन्होंने बहुत ही हिमाकत वाला काम किया। इसी तरीके से आप चीनी की मिसमैनेजमेंट देख लें, इसी तरीके से आप फ्लोर की और गंदम की मिसमैनेजमेंट देख लें। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि और महंगाई का इंडेक्स जो है वो फिर दोबारा बढ़ना शुरू हो गया। ये मामलात ऐसे हैं कि जिसमें इनको चाहिए था कि इन चीज़ों को ये सही रखते, सप्लाई और डिमांड की चीज़ों को रखते। वो कहते हैं जी हमें पता नहीं था इतनी सर्दी पड़ेगी। यार आप कहाँ रहते हैं? आप इस दुनिया में और आज की सदी में आप कहते हैं कि जी हमें पता नहीं था। तो बात यह है कि ये सारी जो है ये लापरवाही है, और मैं समझता हूँ कि इसको भी ठीक करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें अगर ठीक होती तो आज जो हमारा इंडेक्स है महंगाई का वो भी कम होता। बिल्कुल ठीक है। आज हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री या एक्सपोर्ट की जो पोजीशन है वो, और इस वक्त हमें 8% हमारी अगर एक्सपोर्ट बढ़ी है उसकी बजाय 10% होती। मैं इसमें रज़ाक दाऊद साहब को भी कॉम्प्लीमेंट करूँगा, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की है इसके ऊपर। तो हम बहरहाल ओवरऑल देखें तो अच्छी पोजीशन में है, लेकिन ये जो इस किस्म की मिस मैनेजमेंट्स हैं, लैक ऑफ गवर्नेंस है, मिस गवर्नेंस है, इन चीज़ों को ठीक करने की। बिल्कुल ठीक है जी। मैनेजमेंट के इशूज़, ब्यूरोक्रेसी के इशूज़ हैं, ये भी बड़ा एक मसला हमारे मुल्क का ओवर द ईयर्स रहा है। और भाई ये बताइएगा कि अब तो पूरी दुनिया में फोरकास्ट के ऊपर काम होता है जी, रिसर्च रिपोर्ट आती है, हर शुबे में आपको रिसर्च मिल जाती है, अगले आने वाले 5 साल 10 साल के अंदर आप कहाँ खड़े होंगे ये भी आपको प्रेडिक्ट कर दिया जाता है। तो उसके लिए तो प्रेपरेशन की जा सकती है। मिर्ज़ाहिद ने अभी फरमाया है जैसे कि आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए कि जो कुछ अभी हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट की कोशिश है किसी एक एरिया में हमें नज़र आई उन्होंने की हैं, और वो ये समझते हैं कि जी करप्शन ख़त्म हो जाएगी तो शायद आधा मुल्क का मसला जो है वो हल हो जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा एफर्ट वहाँ पर हो रही है। मसाइल इस तरह हल हो जाएंगे। प्लस ये कि कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि आपके पास सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव कर सकेंगे, ये सारी प्लानिंग जो है ठीक है आप बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए आपको टाइम लगेगा फाउंडेशन बनाने में, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सस्टेनेबल ग्रोथ हासिल हो सकती है, ये ज़रा बताइए प्रोवाइडेड सर्कमस्टांसेस में। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात ये है यासिर भाई कि हमारी गवर्नमेंट्स जब भी कोई नई तश्कील होती है ना, उन्होंने कभी भी ना तो कभी शॉर्ट रेंज गोल्स बनाए, मीडियम रेंज गोल बनाए और लॉन्ग टर्म हो, ठीक है, ऐसा ही है। अब आप पहले कोशिश करें कि यार जो तो मौजूदा मसाइल हैं जिनको फौरी हल है तो उसको शॉर्ट रेंज में लेकर आएँ, ठीक है, तो उसको किस तरह हल करना है आपने, ठीक है ना, पहला काम ये, पहला काम तो आपका ये होना चाहिए, राइट। सेकंड काम फिर आपका मीडियम रेंज गोल के यार इसको हल करने के बाद हमने अब कहाँ जाना है, ठीक है, और लॉन्ग टर्म आपका जो गोल होता है वो आपके विजन से आता है, ऐसा ही, ठीक है। अगर आपका विजन इज राइट तो यू कैन अचीव योर गोल्स, देयर इज नो इशू कि यू कांट डू इट। अच्छा, उसके लिए फिर क्या चाहिए? उसके लिए आपको फिर अच्छी एक टीम चाहिए। टीम वो चाहिए जो टेक्नोक्रेट टीम हो, टीम वो नहीं चाहिए जो पॉलिटिकल टीम हो, जिसको आपने खुश करने के लिए रखा है साथ में कि नहीं यार ये इसको खुश करना है, इसके वोट ज्यादा है, नहीं इसको खुश करना है, इसके ये बंदा ऐसा अमीर आदमी है, इसको खुश करना है, इसको फलाना करना है, मुझे इसलिए करना है इसको। अगर आप खुशी बांटते रहेंगे ना तो फिर आप काम नहीं कर पाएंगे। हमें यू कांट मेक एवरीबडी हैप्पी, एग्जैक्टली, ठीक है। तो आपको खुश नहीं रखना, आपको जब ये कलेक्टिवली देखना है कि यार मुल्क का जो इंटरेस्ट है वो मैं अगर टेक्नोक्रेट्स रखूंगा ही तो हल हो सकता है, ठीक है। और जो ग्रोथ लेनी है मुल्क की, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, चाहे वो आपकी अपना पॉलिटिकल ग्रोथ हो, चाहे वो आपकी सोशल ग्रोथ हो, व्हाटएवर,
you need to have technocrats who are really expert in their respective fields. Otherwise आप ये मुल्क इस तरह चलता रहेगा. देखिए मैं पहले आपके पास आता रहा हूँ, मेरा हमेशा ये रहा है कि ये जो सिस्टम अभी है ना, इस सिस्टम में अगर आप समझते हैं कि मुल्क तरक्की करेगा या मुल्क बेहतर हो जाएगा, सर फॉरगेट इट. आप बातें कर लें, प्रोग्राम कर लें, 5 साल 10 साल इसी तरह चलते रहेंगे. लेकिन आई टेल यू कि ये मुल्क जब तक सिस्टम पूरा रिवाइव 180 एंगल से चेंज नहीं होगा, ये मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा, कुछ भी कर लें आप. देखिए इसके लिए आपको, जैसे हमारी ब्यूरोक्रेसी है, आप ब्यूरोक्रेसी की टीम कैसे बनाएंगे? जो एक 3 साल पेट्रोलियम का सेक्रेटरी है, उसको उठा के फिर आपने 3 साल बना दिया, कॉमर्स सेक्रेटरी बना दिया, फिर उसको उठा के उसको आपने कहा तुम कमिश्नर कराची जाके बन जाओ, जाके तुम अब कमिश्नर कराची उठा के बोला अब तुम ऐसा करो कि तुम आज से तुम ट्रेड मिनिस्टर रशिया में, यू गो एंड यू नो प्रमोट ट्रेड बिटवीन पाकिस्तान रशिया, व्हाटएवर, यू नो. यार इस तरह काम नहीं चलेगा. आपको हर जगह जो उसके टेक्नोक्रेट्स लोग हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो समझते हैं चीज को, वो स्किल्ड लोगों को लेना पड़ेगा और बैठ के R&D करनी पड़ेगी. देखिए सबसे ज्यादा सर R&D हमारे यहाँ फुकदान है. R&D का फुकदान ना सिर्फ गवर्नमेंट में है, बल्कि हमारे प्राइवेट अदारों R&D का फुकदान है. हम नई मंडियों की तलाश ही नहीं करते. नई मंडियाँ कहाँ हैं, क्या पोटेंशियल है, किस तरह हम उसको काउंटर करें, कौन कंपटीटर है, किस तरह करना है. हमारे यहाँ जो पॉलिसियाँ बनती हैं वो बनती हैं ड्राइंग रूम में बैठ के, कट एंड पेस्ट करके. ठीक है, वो पिछली डाला, उसको कट किया, पेस्ट किया, ये पॉलिसी 2-4 क्लॉज ऐड की. एग्जैक्टली. क्या हमने कभी ये देखा है कि यार हमारे जो साथ का मुल्क है बांग्लादेश, उसकी ऐसी क्या पॉलिसियां हैं कि वो आज $40 बिलियन की गारमेंट की एक्सपोर्ट कर रहा है? तो हम ऐसी क्या पॉलिसी बनाएं उसके अगेंस्ट, यू नो, कि मेरे मुल्क का पोटेंशियल आगे सामने आए और मैं उसको बीट कर सकें. बिल्कुल ठीक है. क्या वो कॉस्ट किस तरह रिडक्शन करूं जो उन्होंने की हुई है? जी. मार्केट रिसर्च क्या है उनकी, वो किस तरह काम कर रहे हैं? तो उनको मद्देनजर रखते हुए हमें पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी अपने कंपटीटर्स को देखते हुए. तो ग्रोथ देखिए जो सस्टेन करती है ना, वो ग्रोथ जब सस्टेन करेगी जब आपके पास प्रॉपर टीम होगी, जब आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होगी आपके पास, और लॉन्ग रेंज होगी. हमारे यहाँ क्या होता है, आपने अगर 15 साल की प्लानिंग की, एक गवर्नमेंट ने, पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने, अच्छी है सपोज, ठीक, दूसरी एक बोला नहीं ये सही नहीं है, हम खुद बनाएंगे नई, वो फिर नई चीज सिस्टम शुरू कर देंगे. कोई बंदा सिंसियर नहीं है. भाई प्रॉब्लम ये है इस मुल्क के साथ, अनफॉर्चुनेट है, इतना बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हर बंदा अपनी जातियात के लिए तो काम कर रहा है, लेकिन इज्तमाइयत के लिए कोई काम नहीं करता, कलेक्टिवली कोई काम नहीं करता. तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ उसी वक्त मुमकिन है जब हम ड्रास्टिक चेंजेस लेके आएंगे. ड्रास्टिक चेंजेस नजर तो है क्या यार, समथिंग इज न्यू. तो ये इस तरह नहीं काम होगा सर, इस तरह नहीं होगा, ये तरक्की नहीं कर पाएंगे. इसी में रहेंगे. और 25-30 की आप बात कर रहे थे ना, इंशाल्लाह उसी में रहेंगे. हमने देखिए हमने क्या कैपेसिटी बढ़ाई, हमने अपनी कैपेसिटी क्या बढ़ाई, हमें क्या चाहिए. सर यान तो बेच देते हैं. नहीं यान, अब देखिए ना, अब यान हमारा इस वक्त आग लगी हुई है जी. यान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपने कॉटन एक्सपोर्ट की परमिशन दे रखी है. भाई आप वैल्यू एडेड पे देखिए, इसके लिए आपको एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कल्चर डेवलप करना पड़ेगा. ऐसा ही हर ऐसी फैसिलिटीज हो, ऐसे इंसेंटिव्स हो कि हर बंदा सोचे मैंने एक्सपोर्ट करनी है. एंड दैट इज व्हाट बांग्लादेश हैज बीन डूइंग एक्चुअली. सर इसके अलावा बड़ी सारी चीज़ है ना जिसके ऊपर आपको काम करना है. मैं ज़रा मियां जाहिद से भी इस बारे में बात करता हूँ, आपकी खिदमत में ये सवाल रखूँगा. मिस्टर, एक्सेस टू फाइनेंस देना पड़ता है, फिर आपको अपने ओवरऑल जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, इंडिकेटर्स उनको बेहतर बनाने, इन्फ्लेशन डबल डिजिट में आपका जा रहा है, इंटरेस्ट रेट आपका इंटैक्ट नहीं है, और एक्सपोर्टर्स की बात करते हैं, आपकी सबसे ज़्यादा आपको एक चीज़ एक्सप्लॉइट कर रही है रुपये डॉलर की पैरिटी. उसके लिए कोई मैनेजमेंट अभी तक नज़र नहीं आती. इतनी स्पेकुलेटिव मार्केट है कि जनाब लोग डॉलर्स के अंदर, यानी कि आप देखें कि पोजीशन लेकर बैठे हुए होते हैं कि कब इसको जो है वो सेल करना है. इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? अगर आप रीजन की कम्पीट करने की बात करते हैं, बांग्लादेश की फारूक भाई ने बात की, कैसे कम्पीट करेंगे? बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं. देखें अभी जब हम बात कर रहे थे तो मैंने स्टेट बैंक की पॉलिसियों की थोड़ी तारीफ की थी, हिमायत की थी. आप देखें कि हमारा जो मार्कअप रेट है वो तकरीबन 13.25% था, जो कि अब गालबन 7% है जी. तो उसको 6.25% ये मार्कअप रेट इस कोविड में कम किया गया, जो कि मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त इकदाम कदम उठाया इन्होंने इस मुआशी इन्हतात को रोकने के लिए. तो फाइनेंस की एक्सेस का जहाँ तक ताल्लुक है, तो ये जो आपने बात की, तो ये फाइनेंस की एक्सेस ही है कि उन्होंने उसके रेट कम किए. अभी भी हमारा खैर ख्याल ये है कि ये 5% होना चाहिए. तो गवर्नर स्टेट बैंक को इस पर सोचना चाहिए, अगर ये थोड़ा और कम करेंगे तो एक्सेस और बढ़ेगी और हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और कम होगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बेहतर हो जाएगी. इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारे जो डेफरमेंट पेमेंट की हैं, मार्कअप को डेफर किया है, रीस्केड्यूल किया है,
ये सारी चीज़ें वही हैं जो इन्होंने की हैं। इसके अलावा इन्होंने टर्फ के नाम से जो एक स्कीम दी जिसमें शॉर्ट टर्म इन्होंने फाइनेंसिंग दी कि आप नई इंडस्ट्री अगर लगाएंगे तो आपको 3% के ऊपर लोन दिया जाएगा, वो स्कीम भी इनकी बड़ी कामयाब हुई। तो मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये करने की ज़रूरत है, कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। और ये स्कीम गालमन टर्फ जो है गालमन मार्च में डिसकंटिन्यू हो रही है। ये चीज़ें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, आगे करने की ज़रूरत है। आप इंडस्ट्री को अगर इस तरीके से एक्सेस देंगे, आज आपको मैं बता दूं कि आपकी जो इसमें गारमेंट्स में गारमेंट टेक्सटाइल आपकी यानी जो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं वो मई तक की आपकी पूरी तमाम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो सेल हो चुकी है। ठीक, आपके पास इतने ऑर्डर इस वक्त मौजूद है और उसकी वजह यही है कि एक तो आपने टर्फ के तहत लोगों को फाइनेंस दिया, उसके रेट कम किए और उसकी वजह से लोगों ने नई मशीनरी लगाई और अब उसकी वजह से ऑर्डर आ रहे हैं। दूसरे आपने इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस ठीक की, तीसरे आपने गैस की प्राइस ठीक की, उसकी वजह से ये चीज़ें आपको बेहतर मिल रही हैं। अब इन्हीं पॉलिसीज़ को आगे बेहतर करके और थोड़ा सा बेहतर करके फाइन ट्यून करके इनको चलाने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त हम मतलब एक हम सही डायरेक्शन में आगे चल पड़े और इस डायरेक्शन को फर्दर हमें मेंटेन करने की जरूरत है। ये तो हो गया आपका फाइनेंस के हवाले से। दूसरी बात फिर अगेन वही है, अभी फारूक साहब ने एक बात की अपना धागे की एक्सपोर्ट के हवाले से। इस वक्त धागा हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, इंपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए कि हमारी जो कॉटन की जो कॉटन की जो हमारी क्या कहते हैं जो क्रॉप है वो फेल हो गई और तकरीबन 4-5 साल से हर साल वो डिप्लीट हो रही है। ऐसा ही अब इस साल जो हमारी जो पोजीशन रही है वो हमारा 16 मिलियन बेल का टारगेट था, एज अगेंस्ट दैट हमने सिर्फ 5.5 मिलियन अचीव किया है। ठीक है। अब कॉटन में हमारी जो स्टोरी है वो ये है कि हम तकरीबन इसमें 36 अरब डॉलर का पिछले कोई 8-10 साल में लॉस कर चुके हैं, क्योंकि हम कॉटन में जो हमें काम करने चाहिए कि उसमें हम बीज सही दें, उसके लिए हमारी ज़मीन का रकबा जो है वो श्रिंक होता जा रहा है, वो हमारा कन्वर्ट हो रहा है टुवर्ड्स गन्ना, उसको हम ठीक करें, उसके बीज ठीक हो, उसमें पेस्टिसाइड सही हो, किसान को उसकी कीमत सही मिले। तो ये सारे 4-5 इकदाम अगर हम करेंगे, कुछ टैक्सेशन के मसाइल भी हैं, कुछ उसका जो केक होता है केक के ऊपर टैक्स था, तो इसमें इतनी चीज़ें इन्होंने आर्म ट्विस्टिंग वाली लगाई हुई हैं कि जिससे किसान के लिए या ग्रोअर के लिए एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान बनता है। तो बात यह है कि अगर हम कॉटन, हमारा मुल्क जो है एक ज़रूरी मुल्क है और कॉटन के नाम से पहचाना जाता है। इस वक्त अलमिया यह है कि हम इस साल तकरीबन 8 अरब डॉलर की कॉटन इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट करके हम अपनी इंडस्ट्री चलाएंगे, अदरवाइज हमारी इंडस्ट्री नहीं चलेगी। तो हम बांग्लादेश का मॉडल बनते जा रहे हैं। बांग्लादेश में कॉटन नहीं होती वो कॉटन इंपोर्ट करता है। आज हम भी कॉटन इंपोर्ट करने वाले मुल्क बन गए, जबकि इसके अगेंस्ट जो है वो इंडिया ने अपनी कॉटन की प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ा ली है। अमेरिका और ब्राज़ील का अगर आप देखें तो उन्होंने अपना रकबा कॉटन के लिए कम किया, ज़ेर काश्त रकबा जो है, लेकिन बीज और बैटर मैनेजमेंट के जरिए, पेस्टिसाइड के जरिए उन्होंने तकरीबन 21% के करीब ईल्ड बढ़ा ली है। हमारे यहाँ जो है हमारी ईल्ड जो है वो तकरीबन 1/3 रह गई है, आधी हो गई। ये मामला जो हैं हमें ठीक करने की जरूरत है। इलेक्ट्रिसिटी की मद में अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का रेट हमें कम करना चाहिए, लेकिन कर इसलिए नहीं पा रहे और हमारा जो सर्कुलर डेट है वो 2.3 ट्रिलियन पे चला गया है और हर महीने वो बढ़ता चला जा रहा है। तो उसकी बुनियादी वजह क्या है? बिजली में चोरी और बिजली में लाइन लॉसेस। ये तकरीबन आप देखें तो तकरीबन 400-500 अरब रुपए साल के ये हम लाइन लॉसेस में और बिजली की चोरी की मद में ये हम ज़ाया करते हैं। तो इन चीज़ों को हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। फिर पब्लिक सेक्टर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें तकरीबन 600-700 अरब रुपए साल का ये वो पैसे हैं जो हम टैक्स पेयर से पैसे लेते हैं, टैक्स कलेक्ट करते हैं और फिर ये 600-700 अरब रुपए हम यहाँ ज़ाया कर देते हैं और 400-500 अरब रुपया इलेक्ट्रिसिटी में। तो तकरीबन ये अगर हम देखें तो 1100-1200 अरब रुपया ये हम इस तरीके से ज़ाया कर देते हैं, जो कि तकरीबन 7-8 बिलियन डॉलर बनता है। तो इन चीज़ों को भी हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये अगर हम अपनी गवर्नेंस ठीक कर ले तो मतलब ये है कि हम एक तरफ हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं या बिजनेसमैन है वो एक तरफ ड्रम भर रहे हैं ऊपर से और नीचे से वो लीक हो रहा है। तो ये लीकेज जो है हमारे जो रिसोर्सेज है उनको हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। तो फिर ये हमारी जो इकोनॉमी है, ये हमारी जो किटी है, या हमने जो लोगों को फैसिलिटेट करना है, उन्हें हमने अच्छी सहूलतें देनी है, अच्छी सेहत देनी है, अच्छी एजुकेशन देनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, तो फिर हम उस तरफ बढ़ पाएंगे और ये चीज़ें जो है हमें ठीक करने की। ठीक है, पर भाई ये बताइएगा, ये अभी फिस्कल मैनेजमेंट के हवाले से बात हो रही थी। बिल्कुल ठीक है जी, आप इकोनॉमी में लीकेजेस हैं, निशानदेही की जा रही है, सुबह शाम आपको बताया जा रहा है कि ये प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ
प्रॉब्लम लाए करते हैं, आपको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। हमारी जैसी इकोनॉमी में जो हमारे डायनामिक्स हैं बड़ा मुश्किल नज़र आता है। ऐसा लगता है कि शायद व्हील रीइन्वेंट करना पड़ेगा ये सारी पॉलिसीज़ को ठीक करने के लिए। वो एक फॉर्मर चेयरमैन आप अगले दिन मिल गए थे FBR के, वो बड़े गुस्से में थे, बड़े जलाल में थे, और वो जनाब बता रहे थे कि जी यहाँ लिखी चीज़ें मैंने निशानदेही की है, लेकिन ये कि ऊँट के गले में घंटी बांधे कौन, सवाल ये पैदा होता है। वो कैसे ठीक होगा? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे डाल देते हैं, गवर्नमेंट किसी और के ऊपर डाल देती है। ये आपको पता है ना, पॉलिटिकल कल्चर हमारा है, एक दूसरे की टोपी एक दूसरे के सर। तो ये कैसे मामला होगा, ये समझाएं जरा। देखिए, इसके लिए बहुत बड़ी विल चाहिए, ठीक है, ठीक है, और उतना ही मुश्किल है व्हील रीइन्वेंट करने जितना। सर बिल्कुल, ये यू नीड बिग सर्जरी, ठीक है। आपको इस वक्त का मुल्की मुफाद देखना होगा कलेक्टिवली, तो आपको वो सर्जरी करनी पड़ेगी। अगर कोई बाजू काटना पड़ता है, उसकी उंगली काटनी, उंगली काटें, कुछ भी करना है आपको। लेकिन अगर आप मसलहतों का शिकार रहेंगे ना, कंप्रोमाइजेस, कि यार ये नाराज़ हो जाएगा, वो नाराज़ हो जाएगा, सिस्टम यूँ हो जाएगा, फलाना यूँ हो जाएगा, बात अगेन दोबारा वही आ जाती है, विजन की आ जाती है, बात दोबारा फिर वही टीम की आ जाती है, ठीक है। वो कौन लोग हैं जो एज ए टीम बन के इस सारी सर्जरी का हिस्सा बनेंगे? बट डॉक्टर तो प्राइम मिनिस्टर हो गए ना, ठीक है। अब उनके साथ जिन्होंने वो छुरी कांटे पकड़ाने हैं, करने हैं, व्हाटएवर, काट पीट के लिए, वो कौन लोग हैं? ठीक है, क्या वो इस चीज के लिए तैयार हैं? ठीक है, इसमें हमारा मिनहसल कौम, हम वैसे ही देखिए तमाम करप्ट हैं। आप अगर उठा के देखें ना, किसी को भी उठा के देखें, तो तमाम मिनहसल कौम करप्ट हैं। नीचे से ले लें आप, प्लम्बर से ले लें, इससे ले लें, ऊपर तक चले जाएं आप, ठीक है। एवरीवन इज करप्ट। जिसको जो चांस मिलता है चोरी का, डाके का, कुछ गन पॉइंट पे लेता है, कोई व्हाइट कॉलर डाका डालता है, कोई किसी के चोरी करता है, यू नो, एवरीवन हैज बीन डूइंग इट स्मार्टली, यू नो। अच्छा, उसको पकड़ना है ना, पकड़ने के लिए सर्जरी की यकीनन जरूरत है। अगर आप मसलहतों को शिकार रहेंगे, आपको लटकाने पड़ेंगे लोग, सर, आपको लोगों को इस तरह सजाएं देनी पड़ेंगी सिस्टम को ठीक करने के लिए। देखिए, वो अगेन रिफॉर्म्स की बात आ जाती है, ठीक है, कि वो ऐसा सिस्टम बनाए, उनका शिकंजा इस तरह बनाए कि कोई उस शिकंजे से भी बाहर ना जाए। तो वो रिफॉर्म्स कहाँ हैं? वो चीजें तो लाएं आप कम से कम। आप भाई, अगर इनको कंट्रोल करना है, हम सब चीजों को, वो आपको करना पड़ेगा। आप देखें, कॉटन की मेरे साहब ने बात की, 2 साल चलो मैं मान लेता हूँ, हम तो सर टेक्सटाइल, मुझे खुद 31 साल हो गए, हम 1 दफा हमने जो है ना बम्पर क्रॉप ली अलग सब जमाने में, जब हमारी 14 करोड़ की बेलें आई। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कभी उसको क्रॉस 12.5 करोड़, 11.5, 11 करोड़, 10.5 करोड़, और आप यकीन जाने 2 करोड़ बेलें एक्सपोर्ट होती थी और 6 करोड़ बेलें दोबारा इंपोर्ट होती थी। ये किस कानून में भाई? ये तो अभी आया, चलो कोविड की वजह से चक्कर हो गया हमारा, अभी हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है हमारी कॉटन। इस मुल्क में क्या उन लोगों ने सोचा कि यार आज हम चौथा बड़ा मुल्क है, कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री, हम इसको तीसरा या दूसरा कैसे बनाएं? कहाँ है वो थिंक टैंक, कहाँ है वो लोग भाई? बताओ ना हमको, उन्होंने क्या काम किया है? हम चीनी माफिया के हाथों इस तरह शिकार हो रहे हैं कि जो कॉटन की हमारी बेहतरीन क्रॉप्स के एरिया हैं, वहां आपने शुगर मिल लगाना शुरू कर दी एक माफिया ने, ठीक है। अब वो उस चीनी इज नॉट स्टेपल फूड, हमने रोज चीनी खा के जिंदा नहीं रहना सर, ऐसा ही। चीनी नहीं चाहिए, चीनी अगर इस मुल्क में इंपोर्ट कर सकते हैं, वी डोंट नीड चीनी। हमारी अभी भी वो बताया है चीनी आप मीठे में इस्तेमाल कहाँ खाते हो, मंगानी पड़ेगी, हमें चीनी की जरूरत नहीं है। ऑनेस्टली बताऊं आपको मैं, हमें चीनी की नहीं जरूरत, हम चीनी इंपोर्ट करें, वैसे डायबिटिक इतनी दुनिया पूरी हो रही है, जरूरत ही नहीं इसकी भाई। और सिंथेटिक है साली, खतरनाक भी है, खतरनाक भी है। तो चीज ये है कि भाई आप उस चीजों पे प्रायोरिटीज क्या है आपकी? अगर आपकी प्रायोरिटी कॉटन थी नहीं, आपने कोई थिंक टैंक बनाया ही नहीं, आपने लोगों को काम ही नहीं किया, अभी की नहीं पिछली गवर्नमेंट्स पूरी देख लेना, ये तो आज इस नहज पे पहुंचे ना आके कि 6 मिलियन आ रही हैं, 7 मिलियन बेलें आ रही हैं, ये चीज तो पीछे चली आ रही है ना। पर एकड़ यील्ड जो है कैसे बढ़ेगी? कोई बैठ के सोच रहा है, काम हो रहा है? क्योंकि अभी शुरू में ना एक गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया था चाइनीज गवर्नमेंट के साथ कि जी इसके ऊपर काम करेंगे, सेगमेंट के ऊपर के जी सीड्स जो है ऐसे ला कर देंगे कि जिससे आपकी यील्ड बढ़ेगी। वो कहाँ गया सारा सिलसिला? वो तो रुक गया। हमें थोड़ी सी एक होप नज़र आई थी कि आप इसके ऊपर काम करेंगे। देखिए दुनिया तरक्की कर रही है, अब आपका जो एरिया है वो उतना नहीं है, अब वो कम होता जा रहा है, लेकिन आपने उसको कम में से ज़्यादा आपने पैदावार करनी है, इसके ऊपर काम हो रहा है। जी आपके पास है ऐसी? देखिए, मैं आज से कोई 10-11 साल पहले फैसलाबाद में गया था, वहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के 1-2 लोग थे बड़े अच्छे, उनसे मेरी बात हुई थी, PhD थे, और मेरी उनसे अपने प्राइवेटली तो मैं बात हुई थी, यार हम कॉटन को किस तरह और बेहतर कर सकते हैं, यील्ड बढ़ाएं, ये करें। उन्होंने देखिए हमें एक सपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट सपोर्ट करे, हमें सर्टन एक एरिया दे, ठीक है, हम उसको बेहतर कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट में खाने के अलावा वहाँ कोई चीजें नहीं है ना, जहाँ पता है कि काम होना है वहाँ सपोर्ट करने की उनके पास फुर्सत नहीं है सर।
ठीक है, हमारी फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजिस्ट बैठे हुए, अब नहीं मुझे पता, आई डोंट नो, और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिनको आप बिठा के थिंक टैंक को बिठाओ भी, काम करो इसके ऊपर, 1 साल लगाओ, 6 महीने लगाओ, हमें रिजल्ट दो, ठीक है ना, क्रॉप लगा के दिखाओ किस तरह हम कॉटन की यील्ड बढ़ा सकते हैं। देयर आर सो मेनी वेज। अगर दूसरे लोग कर रहे हैं तो हम उनसे सीखें ना, हम वहां से टेक्निकल एक्सपर्ट मंगाएं, हम उनसे बात करें कि यार हमारे मुल्क में आके इसको काम करो भाई, पैसे लगाएं उसके ऊपर, खर्च करें आप उस चीज को, ताकि वो हम चीज सीखें और अपने मुल्क की कॉटन यील्ड को बढ़ाएं। अगर हमारे यहाँ काबिलियत नहीं है तो बाहर से लेके आ जाए यार, उसमें इशू क्या है इसके अंदर? इदारे तो मौजूद हैं जी, इसके ऊपर भी बड़ी इंटरेस्टिंग एक वो है, अभी शेयर करते हैं। जनाब एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। ब्रेक पे जाने से पहले बड़ा अहम मामला यहाँ पे ज़ेर बहस से बात हो रही थी मुआशी माफ़ कीजिएगा मसाइल के हवाले से। बड़े ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ और उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी मुआशी मामलात के हवाले से। मियाँ जाहिद हुसैन साहब यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं और उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे कुछ मुआशी मामलात पर। मियाँ साहब ये फरमाइएगा, अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि एक इकनॉमिक मॉड्यूल ला कर आप इधर लगा दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब चाइना में जिधर होते हैं तो वो कहते हैं कि जी ये सबसे बड़ी इकॉनमी है, यहाँ का मॉड्यूल जो है वो लाना चाहिए। ईरान में कभी होते हैं तो कहते हैं ईरानियन होना चाहिए, सऊदीया में होते हैं कहते हैं सऊदीयन मॉडल इधर होना चाहिए। तो क्या ये चीज़ काम कर सकती है? अब मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आपको अपने मुल्क का माहौल भी देखना है, लोगों का मिजाज भी देखना है, ये तमाम चीज़ें क्या एप्लीकेबल हैं, एग्जीक्यूट हो सकती हैं, ये ज़रा समझाइएगा। देखिए बात यह है कि आज की दुनिया में आपको कोई चीज़ें रियली इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ रिसर्च हो रही है वो बड़े स्पेशलाइज्ड जॉब होती हैं, स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं और उनको उस तरीके से एक्सेस होती है डेटा पे, ठीक है। अब पाकिस्तान में अगर आप चाहें कि आप ओरिजिनल रिसर्च पे जाना शुरू कर दें तो इसका मतलब होगा कि इन्वेंटेड व्हील को आप दोबारा इन्वेंट करना शुरू कर रहे हैं। आपको तो आजकल पूरी दुनिया में यही होता है कि आप दुनिया से सक्सेस स्टोरीज उठाते हैं और उसको अपने इलाके रेप्लिकेट कर लेते हैं। अब अभी जब कॉटन की जब हम बात कर रहे थे तो कॉटन में सिंपल सी तो बात है, 4-5 चीज़ें तो हैं कि आपको पानी चाहिए, आपको ज़मीन चाहिए, आपको बीज चाहिए, आपको पेस्टिसाइड चाहिए, ठीक है। ये 4-5 चीज़ें हैं। ये 4-5 चीज़ें दुनिया में सक्सेस स्टोरीज ले लीजिए और वो कितनी है सक्सेस स्टोरीज, वो भी 3-4 ममालिक हैं, ठीक है ना, जिसमें चाइना है, जिसमें अमेरिका है, जिसमें ब्राज़ील है। इंडिया कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है सो फार, ठीक है। आप इन 3-4 मुल्कों की सक्सेस स्टोरी लीजिए, पाकिस्तान में उसको रेप्लिकेट कर दीजिए, ये कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। अब जाहिर है कि लोगों को जब खुशहाली मिलती है, आपने कहा कि पाकिस्तान के लोगों का, तो जब लोगों को खुशहाली मिलती है, किसान को जब बेहतर पैकेज मिलेगा, जब उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, उसकी फसल की ज़्यादा कीमत मिलेगी, उसकी फसल ज़्यादा रकबे के ऊपर ज़्यादा फसल उगेगी, तो जाहिर है वो खुश होगा ना, वो उसको चाहेगा। इसी तरह आपके जो फिर उसके बाद जो कॉटन वाले हैं, जो टेक्सटाइल मिले हैं, जो आपका ये जो दूसरे लोग हैं, सारी चेन के अंदर जो लोग हैं, गारमेंट्स वाले हैं, ये सारे के सारे जो है, ये कॉटन जिनिंग इंडस्ट्री है, ये सारे के सारे जब उनको फ़ायदा मिलेगा तो वो उसको वेलकम करेंगे। पेस्टिसाइड वाले सब उसको वेलकम करेंगे। अभी एक बात FBR की भी हो रही थी। जी। देखें FBR में मज़ेदार फिगर ये हैं कि हमारा FBR बहुत रिफॉर्म हुआ है, ठीक, लेकिन इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक के मुताबिक हमारे यहाँ जो टैक्स गैप है वो तकरीबन 600 अरब रुपए का है और 250 अरब रुपए की हमारे यहाँ टैक्स करप्शन है। तो टैक्स गैप का मतलब यह है जो 600 अरब रुपए का है वो यह है कि लोग टैक्स देना चाहते हैं, गवर्नमेंट लेना चाहती है, मगर मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है। तो लिहाजा ये चीज़ें जो हैं हमें IT के ज़रिए और दुनिया में इसकी भी सक्सेस स्टोरीज है, ठीक है ना, उसके लिए भी आपको कोई व्हील इन्वेंट नहीं करना, वो आप लाइए और उसको चीज़ों को आप दुरुस्त करते चले जाइए और चीज़ें जब दुरुस्त होती चली जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता लोग उसमें तरबियत लेते हैं। और देखें दुनिया में तकरीबन 99.99% लोग जो होते हैं वो स्टेटस को के हामी होते हैं। सिर्फ 0.1 या 0.01% लोग जो होते हैं दुनिया में हर जगह देख लें
वो होते हैं जो चाहते हैं कि इन्वेंशन हो या कोई नई चीज के ऊपर जाए। बाकी सब लोग स्टेटस को क्या में, ट्रेंड सेटर बहुत कम लोग होते हैं। तो आपकी दुनिया की नफ्सियात है, तो आपको भी इस चीज को देखना है। और इसी तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है इसमें, 2 कदम आगे बढ़ती हैं किसी नए काम के लिए, 1 कदम पीछे हट जाती है, ताकि लोगों को फील होता है कि हाँ जी गवर्नमेंट ने हमारी बात मानी है। लेकिन इनफैक्ट गवर्नमेंट 2 कदम उठा के 1 कदम पीछे, तो 1 कदम आगे बढ़ जाती है। 1 कदम आगे। तो ये पूरी दुनिया की टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजी है, इसी तरीके से हमें भी अमल करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी ने हमेशा गवर्नमेंट का साथ दिया है, प्रोग्रेस में साथ दिया है, डेवलपमेंट में साथ दिया है, चाहे वो ग्रोअर हो, चाहे वो पाकिस्तानी बिजनेसमैन हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो। हमें चाहिए कि इन सारी चीज़ों को हम ठीक करें। दूसरी बात यह कि हमारे यहाँ जब सक्सेस स्टोरीज को पाकिस्तान में हम इम्प्लीमेंट या रेप्लिकेट नहीं कर पाते, तो उसमें वजह क्या होती है? उसमें वजह ये होती है वेस्टेड इंटरेस्ट। अब आप बिजली के शोबे में देख लें, कॉमन सी बात है, सीधी सिंपल बात है, वही लोग जो हैं हमारे यहाँ जो लोग आके काम नहीं कर पाते, वही दुनिया में जाते हैं, वो तो दुनिया के दूसरे मुल्कों में कामयाब होते हैं, पाकिस्तान में आके कामयाब नहीं होते। तो उसमें बात यह है कि उसमें हर्डल्स होती हैं, उसमें लोग होते हैं जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, जो उन लोगों को वो काम करने नहीं देते। अभी हमारे ताबिश गौर साहब जो है एक वर्ल्ड रिनाउन आदमी है, उन्होंने के इलेक्ट्रिक को ट्रांसफॉर्म किया, दुनिया की और बेशुमार, अगर आप उनका देखें प्रोफाइल, तो दुनिया की बेशुमार उन्होंने सिख इंडस्ट्रीज को दोबारा अपने पांव पे खड़ा किया, रिफॉर्म किया, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में क्या है, उनकी बात नहीं मानता कोई। अब प्राइम मिनिस्टर उनको लेके भी आए, उनकी कोई बात नहीं मानता। तो बात यह है कि जब हम एक्सपर्ट्स को लेके आते हैं जिनके पास जज्बा भी है, नॉलेज भी है, विजन भी है और टेक्निक भी है, फिर उनको हम उनकी बात चलने नहीं देते। तो बात यह है कि यहाँ पे लोगों को आप लेके आए, लोगों को आप दें, जैसे रजा बाकर की आपके सामने मिसाल है, हफीज शेख की मिसाल आपके सामने है। ये लोग काम कर रहे हैं ना, परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरीके से बैरून मुल्क पाकिस्तानी बहुत सारे हैं जो ये सक्सेस स्टोरीज रखते हैं, जिनके पास पूरी नॉलेज है, विजन है। उनको लाएं, उनको थोड़े इख्तियारात दें और वो काम करके आपको दिखाएंगे। और आहिस्ता आहिस्ता मैं ये समझता हूँ कि हमारा मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। हम बस सिर्फ 2-3 काम करने के हैं मोटे मोटे। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, अच्छा पूरी दुनिया ने देखे ना, ये एक इंडेक्स बनाए हुए हैं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, दुनिया के दूसरे ममालिक कहाँ खड़े हैं, इन्वेस्टमेंट में कहाँ खड़ा है। कनाडा का नंबर 1 है, ये शायद 2 या 3 ऐसे ही कुछ है, ठीक है ना, और हमारा नंबर शायद 147 है। तो बात, और 168 ममालिक हैं टोटल, ठीक है। तो हम क्यों सबसे पुअर है? बांग्लादेश की जो रैंकिंग है वो हमसे बहुत बेहतर है। इसी तरह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में है, इस तरह बहुत सारी चीजों में मिसालें हैं आपके सामने, इंडेक्स बने हुए हैं। और इंडेक्स क्यों बनाए जाते हैं? इसीलिए बनाए जाते हैं, आप उन इंडेक्स को देखें, हम कहाँ खड़े हैं और हमारी चीज़ों को उनको रेप्लिकेट उसके मुताबिक आप ठीक करते चले जाएं। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि जिसको हम ठीक ना करें, या ये कि लोग उसमें वेलकम ना करें या बिजनेस कम्युनिटी उसको वेलकम ना करे। ये सारी चीज़ें डूएबल है, दुनिया में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि हमको आज ऐसा कोई टास्क दे रहे हैं कि जी आपने चांद पे जाना है, जो कि हमारे पास नहीं है, ठीक है। ये छोटी छोटी मिसालें हैं कि जो दुनिया के दूसरे ममालिक कर रहे हैं और रोजमर्रा की बुनियादों पे कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे वैक्सीन है, अब वैक्सीन जो है वो वहाँ पे लाखों लोगों को लगनी शुरू हो गई है, ऐसा ही है। दुबई में लगनी शुरू हो गई है, इंडिया में आज से लगनी शुरू हो गई। बिल्कुल। हमारे यहाँ अगर महीना पहले ये इजाजत दे देते कि जी वैक्सीन जो भी है, आप बताते कि जी ये वैक्सीन है, जिसने इम्पोर्ट करनी कर ले, ठीक है, तो आज वो सिचुएशन हमारे यहाँ ना होती ना। आप महीना के बाद आप उसकी इजाजत दे रहे हैं, महीना पहले दे देते। एग्जैक्टली। तो बात यह है कि हम ताखीर से फैसले करते हैं, और ये वो कोई चीज नहीं होती कि जो कोई बहुत रॉकेट साइंस है। एग्जैक्टली। सामने की बातें होती हैं, इसको बर वक्त अगर कर लिया जाए तो ये जो पैनिक होता है, पैनिक लाइक सिचुएशन होती है, लोग परेशान होते हैं, घबरा जाते हैं, तो इस तरह के मामला नहीं होते। इसमें फिर डिसीजन आपकी टेकिंग, आपकी एबिलिटी होती है, ये भी काउंट करती है। अभी परफेक्ट इकोनॉमिक हाइपोथेसिस की जैसे बात हो रही है, वो अगर देखें तो वह कनाडा में और बड़ी इकॉनमीज़ में नज़र आता है। बट वो जो बेसलाइन है ना नीचे, वो है इंटरेस्ट की 0.02%, 0.1%, ये सारी चीज़ें। अब एक सवाल मियां साहब, मैं फारूक साहब की खिदमत में आपसे भी इसके बारे में बात यह है कि ये जो चीज़ें हमारे यहाँ हो नहीं रही ना, ब्यूरोक्रेसी फैसले नहीं कर रही, ब्यूरोक्रेसी चीज़ों को पेंडिंग कर रही है। उसकी बुनियादी वजह है नैब। सर हमने लोगों में मोटिवेशन खत्म कर दी है। मैंने अभी पूछा था, इससे पहले मेहमान बैठे हुए थे। दुनिया के मुआशरों में, तहजीब याफ्ता मुआशरों में, मुझे बता दें पिछले 50 साल में किसने कहाँ लटकाया है, इस मौजू के ऊपर अभी आता हूं, किसको कहाँ लटकाया है, ठीक है ना। तो हम ये बातें करते हैं कि वो लटकाने वाली, ठीक है, बिल्कुल सही बात। अब आप एक अफसर हैं और आपके पास अगर इख्तियारात हैं, आप गलत भी फैसला करेंगे, सही भी फैसला करें, उसका एक सिस्टम बना लीजिए ना। अब हर आदमी को हम लटकाना ही शुरू कर दें
तो फिर काम कौन करेगा? ऐसा फिर ही तो है हर आदमी जो है कि अपनी जान के ऊपर कौन चले खेलेगा? वैक्सीन की आपने बात की ना, अभी मसला ये है कि उसकी जो वैक्सीन खरीदने की जो समरी है ना, उसके ऊपर साइन कौन करे, ये भी मसला बना हुआ है। क्योंकि अगर आप ब्यूरोक्रेसी के पास जाते हैं ना, वो कहता है अगर हमने साइन कर दी और $multi-million की अगर कोई डील साइन हो रही है तो अगले दिन नैब हमें पकड़ लेगी और फिर हमें जवाब देना पड़ेगा। तो ये भी मसला है। और भाई ये ज़रा बताइएगा, जैसा अभी मियाँ साहब ने बड़ी अच्छी निशानदेही की, कैनेडियन आपके पास मॉड्यूल है, लेकिन एक आम पाकिस्तानी ना आपसे सड़क पर यही सवाल करता है कि उसको भी समझ में आती है कि IMF के जो अब अवामी ज़बान होती है ना, थल्ले लग के अगर आप काम करेंगे तो अब ये सारी चीज़ें अचीवेबल हैं आपके लिए, जैसे मियाँ साहब कह रहे थे डुएबल है, बिल्कुल है जी, लेकिन वो जो पॉलिसी मेकिंग वहाँ से हो रही है अलाउ करेगी, इतना आपके पास स्पेस है? फरमाइए। देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने पहली बार किया कि किसी भी काम के लिए आपको विल पावर चाहिए होता है, ठीक है, आपको विजन चाहिए होता है। मैं आपको रशिया का एग्जांपल देता हूँ। जी जी जी। 1999 में रशिया वाज एट द वर्ज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। पुतिन ने चार्ज संभाला, उस वक्त रशियन फेडरेशन का पर कैपिटा इनकम वाज लेस देन $280। डॉलर की पैरिटी 3000 रूबल के पीछे थी जी, ठीक है। 8 साल रहा वो 2007 में, ठीक है। मैंने वहाँ 2006 में ऑफिस खोला, 2004 से वहाँ काम कर रहा हूँ जी। मैंने अपने सामने चीजें देख, ट्रांसफॉर्मेशन देखी मैंने। 8 साल बाद जब वो गए हैं, वो मुल्क कहाँ था पता है आपको? 8 साल में सर, जब करने की बात होना तो उनका 12,300 PPP उनका परचेजिंग पावर हो चुका हुआ था। $572 बिलियन के रिजर्व्स थे उनके पास जी। I mean, he had made that country the largest gas exporting country of the world, यस second oil producing country of the world, Yes. ठीक है। और जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे वो ऐसे कि $300 बिलियन का उसने वन चेक पेमेंट किया IMF को, एंड गेट लॉस्ट। ओह IMF को पैसे नहीं चाहिए, बोला नो गेट लॉस्ट, आई डोंट नीड योर मनी, ठीक है। बात ये कि 8 साल उस कंट्री को उसने टर्न अराउंड किया, तो वो उसका विजन था, उसकी विल पावर थी, और उसने डंडा दे के किसी माफिया थी वहां, आपको अंदाजा आज भी माफिया वहां पर है, बिल्कुल exist लेकिन किस तरह उसने किया, आज हमारे सामने रशिया खड़ा हुआ इस वक्त, पावर बना वो सर। जी जी। ये अंदर की आपको बिल पावर चाहिए आपको। मैं अगर ठीक आदमी हूँ ना सर, मैं ब्यूरोक्रेट हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ, मैंने साइन करना है, मैं अगर ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, चाहे नैब ले आओ, खैब ले आओ, किसी को भी ले आओ, आई डोंट केयर, राइट। मुझे पता है मैं सही काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने कमीशन नहीं लिया, मैंने किकबैक नहीं लिया, मैंने किसी को इन्फ्लुएंस होकर ये काम नहीं कर रहा, मैं मेरिट पे चीज को इंपोर्ट कर रहा हूँ, मेरिट पे कुछ चीज साइन कर रहा हूँ सर, वो दे वोंट केयर फॉर एनीबॉडी। लेकिन जब ये चीजें नहीं होती, वो कहते हैं नैब हटाओ हमारे सर से, नैब यानी हमें अकाउंटेबल मत बनाओ किसी चीज के आगे। फिर वही सारे के सारे तो क्रिएट करनी चोर पड़ेगी ना। नहीं है ना, लेकिन हमारे यहाँ एक परसेप्शन ऐसा डेवलप कर दिया गया है। देखें, जो मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, अगर वो कहे कि ये सारे ही चोर हैं, टैक्स नहीं दे रहा है, तो फिर इस सारों में सभी आ जाते हैं ना, मैं भी शामिल हो जाता हूँ फिर। अब यही तो मसला हो रहा है। मैं कुछ देर पहले भी बात कर रहा जो बनते हैं ना नैब के, वो करप्शन में नहीं बनते, वो मिसयूज ऑफ पावर पे, मिसयूज ऑफ पावर पे, ठीक है। और मिसयूज ऑफ पावर भी उन्होंने करप्शन में डिफाइन किया। अब ये इसका मिसयूज ऑफ पावर क्या होती है, इंटरप्रिटेशन क्या है सर, ये तो देखिए, देखिए अब ना। बात यह है कि बंदे ने कोई फैसला तो करना है ना, जब वो फैसला करना है, आप एक अफसर हैं, आपने एक फैसला किया और मैं नैब हूं, तो ये फैसला मैंने करना है कि आपने ये मिसयूज ऑफ पावर की है या आपने इनोसेंटली ये डिसीजन लिया है, ठीक है ना, या गुड फेथ में ये डिसीजन लिया है, तो ये फैसला मैंने करना है। और मैं तो आपको पकड़ के ले जाऊंगा कोर्ट में, फिर कोर्ट में आपकी बेल नहीं होगी, और मैंने खुद ही उसका जो है ना दिफा भी करना है, मैंने अपनी वजाहत भी पेश करनी है। जी, कल्चर तो ऐसा है ना, फिर कैसे? देखिए, मैं तो इस चीज को नहीं मानता। आप भी ये समझते हैं कि गलत काम जो कर रहा है सिर्फ वही पकड़ में आ रहा है? नहीं, बिल्कुल वो भी आ रहा है। देखिए, बात ये है, अक्सरियत खराब लोगों की है, ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, अक्सरियत वो लोगों की, वरना ये मुल्क आज बहुत अच्छा होता सर। अगर अक्सरियत खराब ना होती, चंद लोग बीच में काली बेड़े होती अगर, तो समझ आने वाली बात है। लेकिन अगर ये मुल्क सीधा नहीं हो रहा, देखिए सारी चीजें ब्यूरोक्रेसी के हाथ में होती हैं। कौन से मुल्क में कभी ब्यूरोक्रेसी ने हड़ताल की, हम काम नहीं कर रहे? जब खान साहब आए तो हमारे ब्यूरोक्रेसी हड़ताल की, हम नहीं काम कर रहे, क्यों? डंडा दिया गया था। तो सर वो सवाल भी तो जैसा भी मियां साहब ने कहा, नहीं, देखिए, अब वैक्सीन खरीदने के ऊपर साइन कौन टूल करे? है ना, जो लेटेस्ट टूल है मैनेजमेंट का, वो मोटिवेशन है, वो सख्ती नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। आप आज घर में भी आपके घर कैसे में बढ़ाएंगे? 4, 5, 6, 8, 10, 12 साल के बच्चे होंगे ना, आप उन पे सख्ती करके देख लीजिए, आप उनको एजुकेशन के लिए सख्ती करके भेज लीजिए, करके देख लीजिए, आप उन्हें मार के देख लीजिए, ये काम नहीं चलता। आज आपकी मैनेजमेंट आपके दफ्तरों में हर जगह पे, वहाँ पे मोटिवेशन चलती है, वहाँ पे सिस्टम्स चलते हैं, वहाँ पे आप सिस्टम बनाते हैं कि पिलफरेज हो ना पाए, और होती है छोटी मोटी तो उसमें भी आप फिर उसको और बेहतर करते हैं, फिर और बेहतर। आज आप किसी को उल्टा लटका के
किसी को नहीं तो सिस्टम बनाइए नहीं, ना, सर, बात यही नहीं है ना, कि अभी system आप बनाएगा कौन? ऑर्गेनाइज नहीं है ना। कौन फटाफ बनाएगा? वालों ने वो निशानदेही की है कि आपकी सोसाइटी में आप हैरान रह जाएंगे, आपके वालों को पता ही नहीं था कि आपके पास किस तरह ठीक ट्रांजैक्शंस है ना, हो रही हैं। तो बात ये आपके है, पास यहाँ फिर again- सराफा के अंदर हो रही है, आपके पास आप बाउंस की अगेन ट्रेडिंग ये ऐसी आपने हो बड़ी रही है। अच्छी बात की, ठीक है, आपने दुनिया की कम्युनिटी में रहना है ना, तो दुनिया जैसा चाल चलन बनाना है ना आपको, या आपने कोई एक नया अलग नहीं चल अनोखा सकते। अनोखा निजाम ऐसा लेके ही। आना है। मैंने अभी यही कहा था कि दुनिया में किसको लटकाया जाता है, उल्टा किसी को भी नहीं लटकाया जाता। दुनिया में जेलों को भी अगर तो उसको तरबियतगाह बनाया जाता है, हमारे यहाँ उसको क्रिमिनोलॉजी सिखाने के लिए नहीं बनाया जाता। ऐसा ही है, हमारे यहाँ तो बात यह है मास्टर कि होके हमारे नहीं यहाँ आता। चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, सख्ती के ज़रिए नहीं, सिस्टम के ज़रिए करने की ज़रूरत है, मोटिवेशन के ज़रिए ठीक करने की ज़रूरत है। जब आप हमारे लोगों को, आप इनके प्रोफाइल तो पढ़ें जो हमारे फेडरल सेक्रेटरीज होते हैं, इनकी एजुकेशन पढ़ें, इन्होंने कहाँ कहाँ एजुकेशन ली हुई है, ये बेस्ट लोग हैं, इन्होंने बड़े बड़े काम किए हुए हैं, दुनिया के दूसरे मुल्कों में किए हुए हैं। आप इनको मोटिवेशन दीजिए, आप इन्हें काम करने का मौका दीजिए और इनको कॉन्फिडेंस दीजिए। हाँ, थोड़ा सा सिस्टम को भी ठीक कर लीजिए। जब आप इन चीज़ों को ठीक करेंगे तो आप मैं देखेंगे। आपकी बात को बीच में काट रहा हूँ। जी, आप फारूक भाई। बताइए, चलो जी खान साहब सख्ती कर रहे हैं, तो पिछले 30 सालों में इस ब्यूरोक्रेसी ने क्या कर लिया सर? जब मोटिवेशन नहीं मिल रही थी इनको, इनको तो जो चाह रहे थे हर चीज आजादी थी ना इनको, सर क्या किया इन्होंने? बात ये देखिए, अल्लाह ताला का कानून कुरान में जजा और सजा का है। आप यानी सजा मत दो, मोटिवेट ही करते रहो, ऐसा नहीं होता। जो चीज आदमी खराब काम करेगा इंटेंशनली व्हाटएवर, इफ ही इज शी इज कॉट, उसको सजा देना जरूरी है Accordingly, as ताकि per the law. वो जो देखिए सजा क्यों दिया थी? इस्लाह के लिए दिया था, इस्लाह के लिए। दूसरों के लिए। ये अल्लाह ताला वरना कुरान में जिक्र क्यों करे सजाओं का? फिर बहरहाल, सजा का भी किया, सजा भी आज किया। के- हम ये चाह रहे हैं कि सिस्टम बने, तभी तो कह रहा हूं मैं, सिस्टम ऐसा बनाए कि बंदा उस शिकंजे में आ जाए, कि बंदा इधर उधर हिल ना पाए, कि नहीं भाई इस सिस्टम के साथ मुझे चलना है। It's a आज part के of the दिन game ना में, कि आपको आज सजा के भी दिन देनी में पड़ेगी। आपका वजीर आजम, आपकी कैबिनेट, आपके एक्सपर्ट्स बैठ के जो फैसले करते हैं वो मार्केट में जाके नहीं अमल दरामद हो पाते। मार्केट में किसने काम करना है उसके ऊपर? ये सब कॉन्ट्रडिक्शन भी वो- तो बड़ा है। वो एक बंदा ब्यूरोक्रेसी ने एक करना है फैसला ना। करता है, एक बंदा वो ब्यूरोक्रेसी देखिए, मैं और मुझे कुछ बता बता रही दें, है। गैस क्यों शॉर्ट हो गई, ठीक है, आप बिजली क्यों शॉर्ट हो जाती है? बिजली का हमारे पास 4000 मेगावाट बिजली सरप्लस है, उसके बावजूद हमारे घरों में लोड शेडिंग हो रही है, ठीक है। आखिर इसकी क्या वजह है? सर, कहीं ना management कहीं issue प्रॉब्लम है जी, ना, मैनेजमेंट के इश्यूज है ना। तो मैनेजमेंट के इश्यूज जो है वो कौन अल्लाह मियाँ फरिश्ते भेजेगा? नहीं, वो लोगों हमने ने और आपने ठीक करने हैं ऐसा ना। ही है। तो उसमें कहीं ना कहीं कोई उनसर तो है ना, उन चीज़ों को हमें ठीक करने की जरूरत है। चीनी क्यों महंगी हो जाती है? उसमें मिडिल मैन आगे क्यों होर्डिंग कर लेता है? क्यों ब्लैक होनी शुरू हो जाती है? क्यों आटा कौमों का ब्लैक मिजाज होना भी शुरू तो हो होता है ना। जाता फारूक भाई कहा है कि हमारी इसका कौम मतलब डंडे से नहीं, चलती है, जरा मैं कह एक रहा हूं कि हमारी, इसका मतलब हमारी सारी कौम बेईमान है, ऐसा नहीं नहीं, है। ये बिल्कुल ऐसा ठीक है। बिल्कुल नहीं है कि हम यहाँ बैठ के कहेंगे जी 20 करोड़ लोग बेईमान है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बात यह है कि लोगों को एक्सेस जब मिलती है, सही तरफ एक्सेस नहीं मिलती, गलत तरफ एक्सेस मिलती है, तो लोगों को मजबूरी है, वो फिर उस तरफ भी जाना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ सिस्टम्स को ठीक करने की जरूरत है, पिलफरेज को बंद करने की जरूरत है, लेकिन पिलफरेज कभी भी डंडे से बंद नहीं हो सकती। पिलफरेज बंद हो सकती है, सिस्टम से बंद हो सकती है। सिस्टम तो आप ऐसा जब define आप करें। उन चीज़ों को ठीक करते चले जाएंगे, आप देखें आज आपका शनाख्ती कार्ड का सारा सिस्टम जो है वो ऑटोमेटेड है। बिल्कुल ठीक? सही है। आपका पासपोर्ट का सारा सिस्टम जो है वो ऑटोमेटेड है, सारी चीजें आपकी ठीक चल रही हैं ना। Yes. तो आज आपका जो आपकी ये जो मोटरवेज हैं उन पे आप देख लीजिए, वहाँ पे करप्शन नहीं है आज, लेकिन नेशनल हाईवेज पे करप्शन है। तो ये सारी चीजें जो है, ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, हम अपनी आंखों से देख रहे बिल्कुल हैं। इन ठीक है। सारी चीजों को हम ठीक करते चले जाएं, इंशाल्लाह कोई ऐसा इशू है नहीं। फारूक भाई आखिरी वर्ड जी। देखिए बात ही है कि जो मियां साहब बात करें ना, मैं इनसे आई बैक टू डिसएग्री विद हिम। ये 20 करोड़ की 20 करोड़ अवामी करप्ट है सर। आपको प्लम्बर से शुरू कर सख्त ले, आप मेरे बात है। साथ चले, नहीं आप मेरे साथ चले ना सर। ठीक, ठीक। आपको आपने इकरार साहब का प्रोग्राम देखा होगा, जी, देखा होगा ना आपने? मिजाज बन चुका है भाई, जी ठीक जी, है, बात ठीक ये है कि आप जो प्लम्बर काम करता है, जो टीवी मैकेनिक काम करता है, जो फ्रिज वाला काम करता है, वो किस करप्शन से काम करता है, जो आपके मैसनरी आते हैं वो कैसे काम करते हैं। हमारी बिजनेस कम्युनिटी में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, टैक्स नहीं पे करते, टैक्स इवेजन करते हैं वो लोग, ठीक है। करप्शन कहाँ नहीं है? दुनिया भर में करप्शन है। उसका एक खास एक वो चीज है, लेवल है उसका। अमेरिका में करप्शन नहीं है क्या? करप्शन है, लेकिन उसका तरीकाकार ही डिफरेंट है उनका, वो हाई लेवल पे जाके आती है। हमारे प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो किरदार साजी जो नहीं हुई हमारी इस कौम नहीं, सॉरी अवाम की, क्योंकि वी आर नॉट अ कौम है, ठीक है ना। हमारी अवाम की जो किरदार साजी वो एजुकेशन से होनी है। हमारा एजुकेशन सिस्टम जब तक रिफॉर्म्स नहीं आएंगी, आप कितने भी सेक्रेटरी लेके आ जाए, कोई भी लेके आ जाए, जब उसकी इब्तदाई किरदार साजी करैक्टर बिल्डिंग नहीं की गई, वो आगे जाके अच्छा नहीं बनेगा, शहरी ने अच्छा, पाकिस्तान ने अच्छा मुसलमान बनेगा वो। मैं हमेशा कहता हूँ एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक्चुअली, ठीक है ना। उसके लिए गवर्नमेंट अगर काम करना चाहती है ना, तो अगली जनरेशन के लिए 25-30 साल इस मुल्क में सर कुछ नहीं होगा, ये बता दूं आपको मैं।
यू विल नॉट, यस आई टेल यू, वजह ये है कि हमारे जो अवाम, यस आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह जिंदगी आपको भी दे मुझे भी दे, आप देखेंगे हम इसी तरह बातें करते रहेंगे, लेकिन देखिए अपने वो बात ना सुने जो कान को अच्छी लग रही है। प्रिवेलिंग सिस्टम से आपको रिजल्ट्स आते हुए नजर नहीं आ रही है, एक अलग डिबेट है। चलें फारूक भाई, इसके ऊपर एक बहस और रख लेते हैं इंशाल्लाह। अच्छी बात आपने की है, बहुत शुक्रिया फारूक भाई। प्रोग्राम का वक्त क्योंकि खत्म हो गया। मियां जाहिद हुसैन, थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने हमें वक्त दिया, प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक हुए। जी हमारे आज दोनों मेहमान बड़े ख़ास और बड़ी खुलकर गुफ्तगू की, उन्होंने मसाइल की निशानदेही भी की और अच्छी चीज़ों का भी तस्करा हुआ। इख्तलाफात होते हैं, इख्तलाफ राय ज़रूरी है और इसी से जो है वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं, लेकिन इसमें बड़ा ख्याल हमें रखने की ज़रूरत है, मामलात को समझने की ज़रूरत है। बहरहाल जी ये गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। मौशी मामलात के हवाले से आज बड़ी खुलकर हमने बात की है, इंशाल्लाह आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। तो इजाज़त लेने का वक्त है, लेकिन कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।